नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दोस्तों, मैं हूं विवेक मित्तल। पहले तो सभी दर्शकों को मैरी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि ये साल तो जैसा रहा रहा, लेकिन अब यहाँ से अगला एक साल बेहतरीन रहे आपका। आपको खूब सारे सेंटा गिफ्ट दे, मार्केट गिफ्ट दे, बेहतरीन रिटर्न मिले। और इन रिटर्न को कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है, इसके लिए बिग वॉइस की ज़रूरत। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं निपुण मेहता सर, फाउंडर एंड सीईओ हैं ब्लू ओशन एसेट मैनेजमेंट से। निपुण सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू विवेक, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड सभी दर्शकों को भी एक मेरी क्रिसमस विश कर देते हैं। बिल्कुल सर, आपको भी सर क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई हमारी पूरी टीम की तरफ से। अ, निपुण सर, मार्केट में जो ये साल रहा 2025, इंडेक्स लेवल पर ठीक रहा, इतना खराब नहीं था। लेकिन अगर हम इसको बाकी दुनिया के मार्केट से देखें तो खराब था। अगर हम इसको थोड़ा सा अंदर जाकर देखें शेयर्स के लिहाज से तो खराब था। जो अगला एक साल होगा उसके लिए क्या तैयारी है? मार्केट किन फैक्टर्स को सोच रहा है कि ये पॉजिटिव हैं और किन फैक्टर्स को सोच रहा है कि ये मिसिंग है? सो विवेक, एक संक्षिप्त में 2025 के साल को अगर एनालाइज करें तो लार्ज कैप इंडेक्स भले ही हम्म। 8 या 9% ऊपर आया हो, हमने मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी हम्म। गिरावट देखी। काफ़ी स्टॉक्स में, इंडेक्स में भी गिरावट देखी, काफ़ी स्टॉक्स में भी गिरावट देखी। और इसी वजह से निवेशकों को जनरल इंप्रेशन यही है कि मार्केट्स काफ़ी गिरे हैं। साइडवेज मूवमेंट भी हुआ था, एक टाइम करेक्शन हमने देखा, अनसर्टेनिटीज भी टैरिफ की वजह से, करेंसी मूवमेंट्स की वजह से ये सब काफ़ी हुई थी। पॉजिटिव्स भी काफ़ी थे, ब्याज के दर नीचे आए, जीएसटी की कटौती हुई, इनकम टैक्स में कटौती हुई, इसी वजह से एक सरप्लस, एक्सपेंडेबल सरप्लस निवेशकों के हाथ में या प्रजा के हाथ में अच्छा आया, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत अच्छा निवेश हुआ था। सेविंग्स बढ़ गए तो निवेश भी अच्छा हो रहा है। बट जो मार्केट्स में, आई थिंक जो ग्लोबल टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी है प्लस जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज जो हैं, उस वजह से हमने काफ़ी सॉर्ट ऑफ करेक्शन देखा, साइडवेज मूवमेंट देखी ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में। आगे जाके कई फैक्टर्स हैं जो 2026 में ग्लोबल मार्केट्स देखते आएंगे। हमारा परफॉर्मेंस अगर ग्लोबल मार्केट्स के साथ कंपेयर करें तो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस रहा है। यूएस मार्केट्स देखें, या फिर साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स देखें, चाइनीज मार्केट्स देखें, तो एक अंडर परफॉर्मेंस जरूर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैक्रो इंडिकेटर्स नेगेटिव थे। आई थिंक डोमेस्टिक इंडिकेटर्स देखें तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में था, ओवरऑल ग्रोथ बढ़ा है, जीएसटी कलेक्शंस बढ़ रहे हैं, टैक्स कलेक्शंस बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है उसमें वो भी एक जारी है। सो ओवरऑल इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। 2026 में काफ़ी फैक्टर्स पे नज़र रहेगी जिसकी वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव भी होंगे, बट उसके बारे में फिर बात करते हैं आगे। जी सर, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और बिल्कुल मार्केट इन सब चीज़ों को धीरे धीरे अनफोल्ड करने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन सवाल यही आता है सर, कि जिस तरह से हमने वैल्यूएशन कंसर्न देखा इंडियन मार्केट में, अब अगर किसी एक निवेशक को एक फ्रेश मनी, देखिए जो पोर्टफोलियो अटका हुआ है वो तो अभी 20-30% के लॉस में चल रहा है ज़्यादातर लोगों का मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में। लेकिन अगर उनको कुछ भी फ्रेश इक्विटी डालनी हो, फ्रेश पैसा डालना हो, तो उस पैसे को वो दो भागों में विभाजित करे, अगर कि वैल्यू स्टॉक्स ढूंढने हैं उसको या हाई बीटा या ग्रोथ स्टॉक्स ढूंढने हैं, तो वो कहां पर जाए? सो आई थिंक हर एक निवेशक की जो रिस्क एपेटाइट होती है, उस हिसाब से सबसे पहले तो उसे निवेश करना चाहिए। लार्ज कैप में करे या मिड कैप में करे या मिड एंड स्मॉल कैप में करे। मिड एंड स्मॉल कैप में निवेश करने से इस तरह के ड्रॉडाउन्स आते ही हैं। हम्म। लेकिन अगर आपने अच्छी अच्छी कंपनीज में निवेश किए हों, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज में निवेश किया हो, हम्म। तो इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं होती है। कई कई स्टॉक्स में समझना ये जरूरी है कि 2025 में जो हमने, या 2024 के सितंबर तक जो रैली हमने देखी थी हम्म। मिड स्मॉल लार्ज कैप में, और उसके बाद कुछ समय तक कई मिड कैप, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में, कई सेक्टर्स में
ऑलमोस्ट 2028-2029 के अर्निंग्स डिस्काउंट किए जा रहे थे, हम्म। जिसकी वजह से वैल्यूएशंस कुछ हद तक स्ट्रेच्ड थे। हम्म। इस सिचुएशन में जनरली एक टाइम वाइज करेक्शन होता है, जब तक अर्निंग्स कैचअप नहीं करते हैं, जब हम्म। तक ये जो कंपनीज में जहाँ पे 80, 100, 120 के पी रेशोज हो चुके हैं, उसमें जब तक एक अर्निंग्स ग्रेजुअली 2 या 4 क्वार्टर में कैचअप नहीं करते हैं, तब तक एक टाइम करेक्शन हो सकता है, प्राइस करेक्शन भी हो सकता है। यही हमने देखा। आई थिंक आगे जाके जो ग्रोथ सेक्टर्स हैं उसमें कोई वैसे बदलाव आता नहीं है। जो मैन्युफैक्चरिंग पे जो कंप्लीट फोकस है और गवर्नमेंट ने जो एनकरेज किया है मैन्युफैक्चरिंग को, उस वजह से कई सेक्टर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में। ऑटो या ऑटो एंसिलरीज देखे हैं, जीएसटी की वजह से ऑटोज बहुत अच्छे हमने फिगर्स देखे। ऑटो एंसिलरीज हैं मैन्युफैक्चरिंग में, अदरवाइज एरोस्पेस एंड डिफेंस है। पावर की जो रिक्वायरमेंट है उस वजह से पावर इंडस्ट्री में हमने काफ़ी ग्रोथ देखा है। फार्मास्यूटिकल स्पेस में भी एक कुछ हद तक जो कंपनीज यूएस को सप्लाई कर रही थी उसमें टैरिफ की वजह से हमने एक अनसर्टेनिटी देखी, लेकिन ओवरऑल फार्मा स्पेस में भी सिलेक्टिवली अच्छा ग्रोथ हुआ है। हम्म। कुछ सेक्टर्स इसमें एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, जैसे कि आईटी स्पेस है जिसमें हमने ज़्यादा ग्रोथ देखा नहीं था। हम्म। ज़्यादा ज़्यादा करके पर्टिकुलरली लार्ज कैप आईटी में, जहाँ पे एक एक बिजनेस रीअलाइनमेंट करने की ज़रूरत थी, एआई पे फोकस करने की ज़रूरत थी, ये हमने काफ़ी देरी से देखा। इस वजह से हमने ग्रोथ नहीं देखा पूरे 2025 के साल में। बट मिड कैप आईटी में एट द सेम टाइम ग्रोथ हमने देखा था। सो आई थिंक विद इन सेक्टर्स सिलेक्टिव होने की बहुत ज़रूरत है, ज़रूरत थी पहले भी और अभी भी ज़रूरत है। आई थिंक जिस हिसाब से लाइक ऐसे और बीच में China+1 की जो की हम्म। वजह से जो एक मैन्युफैक्चरिंग पे एनकरेजमेंट हुई थी, एट द सेम टाइम जो नॉट जस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स का जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग पे या हम्म। स्टेट्स देश बिल्कुल। का जो जी। जी सर, बिल्कुल। फैक्टर रहे हैं, वो आई थिंक बहुत पॉजिटिव रहे हैं। कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बेनिफिट हुआ है। सो ब्रॉडली आई थिंक कई सेक्टर्स हैं जिसमें आगे भी ग्रोथ विजिबिलिटी है। हम्म। थोड़ा एक टाइम करेक्शन है, पेशेंस रखनी पड़ेगी, बट डेफिनेटली जिस हिसाब से हम डोमेस्टिक ग्रोथ देख रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक है सर। तो ग्रोथ पॉजिटिव है और टाइम करेक्शन को हमें फेस करना ही पड़ेगा और हम कर भी रहे हैं। सितंबर 2024 के बाद से हमने टाइम करेक्शन ही देखा, सवा साल करीब 15 महीने हो गए जिसमें हमने टाइम करेक्शन देखा। बीच बीच में कभी उम्मीद बनी थी लेकिन वो उम्मीद बार बार फेड होती चली गई। लेकिन सर जो 2026 का साल रहेगा उसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप ने पूरी तरह से पूरी बास्केट ने अंडर परफॉर्म किया, कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी एक खबर या दो खबर होंगी जो कि मतलब पूरी जो कमी है, जो लोगों की परेशानियां हैं वो दूर कर सकती है? सो आई थिंक क्लियरली 2 या 3 फैक्टर्स हैं जो जिससे जो मार्केट्स में बहुत बदलाव ला सकते हैं। एक तो ऑब्वियसली जो एक यूएस टैरिफ की जो हम्म। अनसर्टेनिटी है, इसमें अनाउंसमेंट आ जाती है, स्पेसिफिक्स आ जाते हैं कौन सी सेक्टर्स को अफेक्ट होगा या किसको फायदा होगा, कहाँ पे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। हम्म। ये अगर क्लैरिटी मार्केट्स को जो क्लैरिटी अगर ना हो तो अनसर्टेनिटी नहीं अच्छी लगती है। इसी वजह से हमने टैरिफ के ऊपर इतना कंसर्न देखा है। सो आई थिंक ये एक है फैक्टर, बड़ा फैक्टर है जो एक सेंटिमेंट बदल सकता है। दूसरा फैक्टर बजट में हमने देखा है कि करीब 1 या 2 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्टडी स्पेंडिंग है, अच्छा है, लेकिन एक स्टडी है जो हमने पिछले 2019 5 या 6 साल में 2019 या 20 से जो देखें, जो एक शार्प इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था, वो स्पेंडिंग तो अच्छा हुआ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवरऑल ग्रोथ में फायदा हुआ। लेकिन आगे जाके गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरह से इंटेंट रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करें, कितना आगे कैपेक्स बढ़ता है, उस पर निर्भर करेगा। किस तरह से गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स को एनकरेज कर सकती है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स इतना ज़्यादा नहीं देखा है। जो भी में ग्रोथ हुआ है वो ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के कैपेक्स ग्रोथ की वजह से, पब्लिक सेक्टर कैपेक्स की वजह से देखा है। सो आई थिंक अगर बजट में हो या इवन अदरवाइज
प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स पे कितना जोर देके गवर्नमेंट एनकरेज कराती है, ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा। सो सेंटिमेंट बदलने के लिए ये तीन फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से एक क्लियर लॉट मोर क्लियर विजिबिलिटी ऑफ रेवेन्यूज, या आप ये भी कह सकते हैं कि मार्जिन एक्सपेंशन कराने के लिए ये फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ या मार्केट सेंटिमेंट क्लियरली बदल सकते हैं 2026 के लिए। बिल्कुल ठीक है सर। अब मैं कुछ सेक्टोरल बात करता हूँ, जैसे कि रेलवे, डिफेंस, इनमें हमने एक दो दिन में कुछ खरीदारी आते हुए देखी थी कुछ शेयर्स में। उसके पीछे जो हमारी बातचीत हुई जानकारों से वो ये थी कि एफआईज ने 2-3 दिन माल खरीदा, इसलिए थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में रैली आई। और जो रैली कैशअप हुई वो उन शेयरों में ज़्यादा आई जो कि पिटे हुए ज़्यादा थे, या जिनके पास सामने एक ट्रिगर भी दिख रहा है कि चलो बजट आ रहा है तो कुछ खरीदना है तो बजट के लिहाज से खरीद लें। सर, रेलवे डिफेंस शेयरों में अगर खरीदना है या नहीं खरीदना, पहले तो एक डिसीज़न ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दूसरा, अगर खरीदना है तो कौन से पर्टिकुलर सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस समय? सो आई थिंक दोनों सेक्टर्स अगर देखें तो ये क्लियरली गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे निर्भर करते हैं, टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट। जो एरोस्पेस एंड डिफेंस, मैं डिफेंस में एरोस्पेस भी ऐड करूंगा, तो एरोस्पेस एंड डिफेंस जो अगर देखें तो वो एक सेक्टर एडिशनली एक्सपोर्ट पे भी काफ़ी निर्भर कर रहा है। रेलवेज में इतना हम एक्सपोर्ट ग्रोथ हमने नहीं देखा है, या एक्सपोर्ट फिगर्स नहीं देखे हैं, लेकिन एरोस्पेस एंड डिफेंस में ग्लोबल अनसर्टेनिटी की, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से हमने डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी काफी तेजी से बढ़ते हुए देखा है। आई थिंक इन एडिशन टू दैट मैं शायद शिपिंग भी ऐड करूंगा, और ये भी तीसरा सेगमेंट है जो क्लियरली गवर्नमेंट के स्पेंडिंग की वजह से, कैपेक्स की वजह से, या गवर्नमेंट जो जितना एनकरेज कर रही है एंटायर शिपिंग इंडस्ट्री को, इस वजह से ये ग्रोथ है। मैं समझता हूँ हमने जब 2024 में इनमें रैली देखी थी ये तीनों स्पेस में, ये एक प्राइसेस को ऑलमोस्ट 2028 से 2029 के अर्निंग्स तक ले चुकी थी, जो हमने पिछले कुछ महीनों में इनमें एक साइडवेज मूवमेंट देखी, या कुछ स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा करेक्शन देखा। ये इसी वजह से था कि अर्निंग्स कैचअप नहीं कर रहे थे जितनी तेजी से मार्केट्स ने एक्सपेक्ट किया था। अभी एक्सपेक्टेशन है अगेन सिलेक्टिवली कि बजट में गवर्नमेंट यही सेक्टर्स पे फोकस ज़्यादा करेंगी और इनमें कैपेक्स होगा तो ये सब कंपनीज को फ़ायदा होगा। इसी वजह से हम एक शॉर्ट टर्म में एक अपटिक देख रहे हैं। हमारे हिसाब से ये सब सेक्टर्स हैं, उनमें एक पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इनमें ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन ये एक ग्रेजुअल ग्रोथ होता है। ओवरनाइट आप कैपेक्स सेटअप कर नहीं सकते हैं और ओवरनाइट रेवेन्यूज बिल्ड नहीं कर सकते हैं। इसमें कम से कम 2 या 3 क्वार्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने को लगता है, अप्रूवल्स के लिए समय लगता है। सो ये सब स्पेस में, ये तीनों सेक्टर्स में जहाँ पे गवर्नमेंट का इतना एनकरेजमेंट है, ये इसमें निवेश जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगले 2 या 3 क्वार्टर्स तक इसमें अभी भी साइड में इस मूवमेंट हो, या फिर इसमें कुछ वॉलेटिलिटी भी हो। बट डेफिनेटली ये तीनों सेक्टर प्रॉमिसिंग लग रहे हैं 2026 और 2027 के अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2026-27 के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों सेक्टर अच्छे लग रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग सर इनमें 30-30% अपने पोर्टफोलियो का डिप देखकर बैठे हुए हैं, और उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में किसी ना किसी के पोर्टफोलियो में यही शेयर अटके हुए हैं, भले ही वो शिपिंग से हो, भले ही वो एरोस्पेस से हो, आई मीन डिफेंस से हो, या रेलवे से हो। तो ये 3 शेयरों में ज़रूर लोग फंसे हुए हैं। लेकिन सर एक शेयर, एक सेक्टर और, वो है पावर सेक्टर। पावर सेक्टर की भी जिस तरह से हवा बनी थी, इसको तो सर प्राइवेट कैपेक्स का भी पूरा साथ मिल जाता है, इसको तो सरकारी कैपेक्स की उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो फिर ये सेगमेंट क्यों सुस्त पड़ा हुआ है? सो अगेन ये एंटायर स्पेस में डिमांड बहुत बड़ी हुई है, बड़ी हमने, और ग्लोबल डिमांड देखी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि डोमेस्टिक डिमांड है, ग्लोबल डिमांड पावर की बहुत बढ़ती जा रही है। एट द सेम टाइम काफ़ी कंपनीज ने इनमें अपना कैपेक्स पहले किया हुआ था और कैपेसिटी बढ़ाई हुई थी। तो जब जैसे जैसे डिमांड बढ़ी तो हमने एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव होते देखा, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ते हुए देखी। एट द सेम जो
टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आए कि जैसे HVDC का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना था, उसमें थोड़ा समय लग रहा था, बट अभी काफ़ी अच्छी तरह से उसमें एक्सपेंशन हुआ है। एट द सेम टाइम रिन्यूएबल्स पे जो फोकस हुआ, और रिन्यूएबल्स में जो कैपेसिटी सेटअप ग्रेजुअली हमने होती हुई जो देखी है, उसमें जो पावर ट्रांसमिशन करने की जो जरूरत पड़ती है, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए जो समय लगा, उसी वजह से हमने एक आइदर स्टॉक प्राइसेस में वॉलेटिलिटी देखी, गिरावट देखी। बट आई थिंक एज अ ओवरऑल स्पेस इसमें एनर्जी डिमांड या पावर डिमांड इतनी बढ़ सकती है। अगर आप एआई को के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, डेटा सेंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर जितना मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपेंशन हो रहा है पूरे देश में, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो क्लियरली पावर डिमांड एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं ज्यादा बढ़ रही है। और इसी वजह से अगर देखें तो अगले कम से कम 5 या 7 साल तक इसमें पावर में विद इन डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ पावर, अगर आप पावर जनरेशन भी देख सकते हैं, विद इन दैट आप रिन्यूएबल या थर्मल देख सकते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन देखेंगे तो अक्रॉस द ट्रांसमिशन इंडस्ट्री भी हमने अच्छा ग्रोथ देखा है। सिलेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूशन में, या फिर जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन में या स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में क्लीन अप ग्रेजुअली होते हुए देखा है, तो उसकी वजह से ईपीसी कंपनीज है, पावर केबल्स कंपनीज है। आई थिंक ओवरऑल पावर स्पेस में अच्छा ग्रोथ हमने देखा है, और आगे जाके भी एक विजिबिलिटी है कि अच्छा ग्रोथ देखेंगे। सर, आईटी में हमने एक रनअप देखा 33,000 से आईटी निफ्टी करीब 39,000 तक आ गया और 3 महीने में। तो एक अच्छा खासा रनअप हम ऑलरेडी आईटी शेयरों में देख चुके हैं। बड़े साइलेंटली चले, मतलब कोई गाइडेंस में ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई ऐसा बड़ा एआई पे बड़ा इन्वेस्टमेंट की किसी कंपनी ने घोषणा नहीं की। एआई को अभी भी फोकस में रखना है, या आईटी शेयरों पर जो ये एक्स्ट्रा बिट ऑफ जो हमने तेजी देखी, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? मेरे और मैं समझता हूँ ये लार्जली लार्ज कैप आईटी को अप्लाई करता है, क्योंकि मिड कैप आईटी या स्मॉल कैप आईटी कंपनीज में तो हमने अच्छा ग्रोथ देखा था, लेकिन लार्ज कैप आईटी कंपनीज में एक काफ़ी बिकवाली देखी, प्राइस करेक्शन काफ़ी आया था। मेरे हिसाब से ये 2 कारण थे इसमें। एक तो ये था कि क्लियरली एक जो एआई पे फोकस कंपनीज का नहीं था, और उसकी वजह से जो पुराने आईटी सर्विसेज जो जो चल रही थी, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, उसमें एक लिमिटेड ग्रोथ होने लगा। दूसरा, जो इनके पास पूरा कैश था, काफ़ी लिक्विडिटी बनी हुई थी लार्ज कैप आईटी कंपनीज में, ये इन्होंने ग्रोथ के लिए यूटिलाइज ना करके डिविडेंड्स और बायबैक्स में काफ़ी कैश वापस दिया कंपनीज ने। जब ये होता है तब क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि कंपनीज के पास, मैनेजमेंट के पास आइडिया नहीं है कि एक्विजिशंस करें, कहाँ पे एक्विजिशन कर सकते हैं, कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट R&D में कर सकते हैं, या लोगों में पीपल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक नए वर्टिकल्स में बिजनेस आ सके। सो आई थिंक इट वॉज लैक ऑफ आइडियाज। अब हम देखें तो पिछले कुछ महीनों में हमने कुछ बड़े आईटी कंपनीज का एक्विजिशन करते हुए भी देखा है। एट द सेम टाइम रीअलाइनमेंट ऑफ बिजनेस ग्रेजुअली देखें तो एआई की तरफ फोकस बढ़ते जा रहा है। इसमें भी ये नहीं है कि महीने 2 महीने में चेंजेस आ जाएंगे। आई थिंक इसमें अभी भी 2 या 3 क्वार्टर्स जाएंगे, जहाँ पे एक बिजनेस में रीअलाइन होगा, बिजनेस रीअलाइन, ऑर्डर फ्लो इस तरह से एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर फ्लो आएगा, उसका एग्जीक्यूशन में समय लगेगा। सो आई थिंक एक टर्न अराउंड जरूर है, ओवरनाइट टर्न अराउंड नहीं है, उसमें 2 या 3 क्वार्टर अभी भी लगेंगे कि, लेकिन आज लार्ज कैप आईटी में ग्रेजुअली निवेश कर सकते हैं। एक ओवरनाइट निवेश करने की गुंजाइश नहीं लग रही है, लेकिन एक ग्रेजुअल फोकस उस तरफ, निवेश का फोकस लार्ज कैप आईटी की तरफ कर सकते हैं। तो सर, बैंकिंग में हमने देखा कि आरबीआई लगातार पैसे लिक्विडिटी को इन्फ्यूज़ कर रहा है, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए उन्होंने इस साल में 6.5 लाख करोड़ तो ऑलरेडी डाल दिए हैं। फिर 29 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच में वो करीब 2,90,000 करोड़ रुपए और डाल रहे हैं, जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन करीब 2 लाख करोड़ का रहेगा। बाकी $10 बिलियन वो करेंसी स्वैप के ज़रिए भी सिस्टम में डालेंगे।
सर कैसे देख रहे हैं बैंकिंग शेयरों को और इसका इम्पैक्ट क्या होगा गिल्ड जो G-Sec सिक्योरिटीज़ की जो बॉन्ड यील्ड होती हैं उन पर? आई थिंक ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है वो एक तरफ है लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए, अ, उसकी वजह से बॉन्ड डील्स में ग्रेजुअली गिरावट आनी चाहिए वेरी क्लियरली। बट आई आप बैंकिंग स्पेस की बात की और आरबीआई की बात करी तो डेफिनेटली इस पे ध्यान भी रखना जरूरी है, ध्यान देना चाहिए कि जिस हिसाब से आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर को पिछले कुछ महीनों में प्रोत्साहन दिया है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आया है, जापान का इन्वेस्टमेंट देखें या फिर इन्वेस्टिंग इन बैंक्स, इंडियन बैंक्स इन्वेस्टिंग इन इंडियन एनबीएफसीज, जिस हिसाब से जो फंड फ्लो आ रहा है और बैंक्स का एक्विजिशन आरबीआई ने जो अलाउ किया है या लार्जर शेयर होल्डिंग विद इन बैंक्स या एनबीएफसीज जो परमिट किया है, उसकी वजह से काफ़ी कैपिटल इन्फ्यूजन ये सब एनबीएफसीज और बैंक्स में हुआ है। इसमें आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्लियरली दिख रही हैं, बैलेंस शीट्स अब क्लीन हो चुके हैं मोर और लेस, वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं, एक क्रेडिट ग्रोथ जितना होना चाहिए, जितना एक्सपेक्टेड था प्राइवेट सेक्टर का उतना हुआ नहीं है। इसी वजह से शायद हम बैंकिंग सेक्टर में अभी भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आगे जाके आएगी, ये समझ सकते हैं। वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने कहा, आई थिंक बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आफ्टर द क्लीन्ड बैलेंस शीट्स अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो ओवरऑल आई थिंक बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ आगे जाके हम बेहतर ग्रोथ देखेंगे, ये इसकी संभावना अच्छी है। सर लास्ट क्वेश्चन टू यू, 2026 के लिए अगर आपको अपना जो ओवरवेट कहते हैं या बाय करना कहते हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं आप, किस सेक्टर में कर रहे हैं? सो आई थिंक बैंकिंग, एनबीएफसी जो ओवरऑल कैपिटल मार्केट स्पेस है, वेल्थ मैनेजमेंट है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ओवरऑल बीएफएसआई स्पेस है, उस पर ओवरवेट रह सकते हैं। दूसरा आई थिंक ऑटोज एंड ऑटो एंसिलरीज में प्रिज्यूमिंग की एक डिमांड जो हमने अच्छी देखी, इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, ये समझ के, वेदर इट इज़ टू व्हीलर्स, ईवीज, पैसेंजर व्हीकल्स, ये सब में एक अच्छी डिमांड रहेगी, ये समझ के ऑटो एंसिलरीज में भी एक ओवरवेट डेफिनेटली रह सकते हैं। आई थिंक फार्मास्यूटिकल्स में हमने कुछ गिरावट देखी कुछ समय तक। ये एक सेक्टर है जो जनरली जितना रिसर्च अब हो रहा है या सीडीएमओ सीआरएमओ कंपनीज हैं, उनमें जितना रिसर्च होके ओवरऑल मैन्युफैक्चर हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है, आई थिंक दैट इज द रीजन। वन स्पेस एक फार्मा में भी एक, आई वुडंट से हेवीली ओवरवेट बट डेफिनेटली बेटर देन न्यूट्रल, इसमें ये स्पेस में रह सकते हैं। सो आई थिंक दीज आर स्पेसेस विच शुड शो ट्रैक्शन, जहाँ पे एक क्लियरर विजिबिलिटी टॉप लाइन ग्रोथ की है, प्रॉफिटेबिलिटी की भी है, और मार्केट्स डिपेंडेंट, मार्केट वॉलेटिलिटी डिपेंडेंट, इनमें अर्निंग्स कंसिस्टेंसी भी रहनी चाहिए। ठीक है निपुण सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड अगेन इन एडवांस विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस सर। टू यू एंड योर टीम टू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे निपुण सर जिन्होंने कि बताया कि 2026 में कौन सी पर्टिकुलर थीम्स चलने वाली हैं। तो सर रेलवे, डिफेंस, शिपिंग सेक्टर यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव हैं और ये दर्शकों के लिए, निवेशकों के लिए अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट कैपेक्स पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। हालांकि गवर्नमेंट कभी कैपेक्स को जनरली कम नहीं करती और इस बार बजट में भी उम्मीद यही है कि या तो कैपेक्स उतना या उससे थोड़ी बहुत मार्जिनल ग्रोथ थोड़ी बहुत कर सकती है गवर्नमेंट। और जो ये ऊपर बहुत ज़्यादा भाग गए थे शेयर 2024 में, अब ऑलरेडी थोड़ा नीचे आ चुके हैं। और फिर अर्निंग डिस्काउंट जो थी इनकी 2028-29 तक की कर ली थी, तो 1-1.25 साल का पनिशमेंट भी इनको मिल गया। तो उस लिहाज से अगर कोई लंबी अवधि में फंसा हुआ निवेशक है तो सर के लिहाज से उसके लिए 2026 थोड़ा रिलीफ वाला साल हो सकता है। बाकी उन्होंने 2-3 सेक्टर्स और बताए हैं जहां पर कि उन्होंने बाय अपनी करने की सलाह दी है कि बैंकिंग, एनबीएफसीज, ऑटो एंसिलरी, उस टाइप के सेक्टर्स में भी निवेश बढ़ाया जा सकता है। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।